हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी का वन शॉट। सो जिस किसी का भी सब्जेक्ट है, इधर यू आर अ बीबीए स्टूडेंट, बीएमए स्टूडेंट, बीकॉम ऑनर स्टूडेंट और बीए स्टूडेंट, सो यू ऑल कैन रेफर दिस लेक्चर, राइट। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। आई होप इट इज विजिबल टू यू। सो दिस इज द नोट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। ठीक है, सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर पाओगे। सो दिस इज योर वैल्यू एडिशन कोर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी। यूनिट नंबर 1 का यहाँ पे सिलेबस गिवन है, दैट यू कैन रेफर। सो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली होता क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपना फाइनेंस को मैनेज करता है, ईदर फॉर द शॉर्ट फॉर्म और ईदर फॉर द लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि उसको किस चीज के लिए वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग लेके चल रहा है, राइट। सो ये क्या इंक्लूड करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके सेविंग करना, बजट करना, इन्वेस्टिंग, मैनेजिंग रिस्क, ये सब चीजें जो है ना, इन्वॉल्व रहती है, इंक्लूड रहती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू सेविंग्स। तो सेविंग्स क्या होती है? सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग असाइड अ पोर्शन ऑफ इनकम फॉर द फ्यूचर यूज इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट इमीडिएटली। इट इज एसेंशियल फॉर अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। तो बेसिकली सेविंग क्या होती है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पोर्शन जो हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंसेस से साइड कर देते हैं। ठीक है, उसको हम स्पेंड नहीं करेंगे, उसको हम अपनी इनकम से साइड कर देते हैं, ताकि वो हमारे इमरजेंसी में काम आए। ठीक है, उन्हीं पैसों से फिर हमारी जो आगे की फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी नीड्स हैं, उसमें वो चीज़ हेल्प करती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखती है। एंड अगर कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कोई भी सिचुएशंस आ गई, तो उसमें आपको एक्सपेंसेस मीट करने के काम आती है। इम्पोर्टेंस क्या है सेविंग्स की, क्यों करनी इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी के टाइम पे आपको सबसे ज्यादा ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, जॉब लॉस हो गया या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस आ गई, सो ये सब सिचुएशंस में आपको सेविंग्स जो है वो हेल्प करती है। सेकंड, गोल अचीवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, गोल अचीवमेंट में सपोज आपका कोई एमबीए करने का प्लान है, या फिर आपको फॉरेन जाना है, ट्रिप पे जाना है। ठीक है, सो रिटायरमेंट का कोई गोल है कि मुझे एट द एज ऑफ 60, ठीक है, 2 करोड़ के टर्नओवर के साथ, मतलब 2 करोड़ की सेविंग्स के साथ आपको क्या करना है, रिटायर होना है। सो दैट इज योर गोल। सो गोल को अचीव करने में हेल्प करता है सेविंग्स। वेल्थ बिल्डिंग, आपकी वेल्थ क्या रहेगी उस टाइम तक। ठीक है, लॉन्ग टर्म में 5 इयर्स में आपकी वेल्थ क्या रहेगी। ठीक है, तो वो चीज में आपको हेल्प करता है सेविंग। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसमें हेल्प करता है। ठीक है, आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, लोन या फिर किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता, तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करता है। टाइप्स ऑफ सेविंग, सेविंग कितने टाइप्स की होती है? सबसे पहले तो हम बैंक सेविंग अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो वहां पे हमारी सेविंग्स होती है। सो दैट इज वेरी कॉमन। ठीक है, इसमें क्योंकि लो रिस्क होता है, लो रिटर्न मिलते हैं, ओके। बट द थिंग इज कि इसमें ना आपको रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, आपको कंफर्म है कि 2% का मुझे इंटरेस्ट जो है मिलना ही मिलना है बैंक से। आपको कोई मत्थामारी नहीं करनी, कोई दिमाग नहीं लगाना कि किस कंपनी में मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। नो, यू आर गेटिंग योर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दैट्स इट। हाई लिक्विडिटी होती है। हाई लिक्विडिटी का मतलब कि कभी भी आप बैंक से उसको विड्रॉ कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। सुटेबल फॉर डेली एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म गोल, सो इट इज सुटेबल फॉर द डेली एक्सपेंसेस एंड द शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। देन आती है हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। ठीक है, काफी सुना सुना सा नाम है एफडी। सो एफडी में हमें जनरली हायर इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं देन दी सेविंग्स। सेविंग्स से आपको यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। एंड ये जो है वो आपके मीडियम टर्म गोल्स के लिए किया जाता है।
इसके बाद आता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट जो कि है आरडी। आरडी क्या होता है, इसमें आप रेगुलर सेविंग्स रख सकते हो विद अ फिक्स्ड मंथली डिपॉजिट। ठीक है, मतलब कि इसमें एक कंबाइंड ऑफ आपको एफडी प्लस में सेविंग, इसका कॉम्बो मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि ना आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हो देन दी सेविंग, एंड आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, आप कभी भी इसको डिपॉजिट भी। ओके, सो रिकरिंग डिपॉजिट में आपको मंथली डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ अमाउंट, और आप इसमें अपनी रेगुलर सेविंग्स रख सकते हो। गुड फॉर द डिसिप्लिन सेवर। ठीक है, तो डिसिप्लिन सेवर जो है, जो मंथली इन्वेस्ट करना जानते हैं, एफडी में तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, कि आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड पर्टिकुलर ईयर आपने चूज कर लिया, एंड देन यू विल गेट द रिटर्न आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा, आप मंथली वाइज उसको करोगे कि मैं 2K की रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहता हूँ मंथली, तो आपको एक डिसिप्लिन के साथ मंथली उसको पे करना पड़ेगा। हालांकि इसमें लिक्विडिटी रहती है, आप इसमें कभी भी पैसे निकाल सकते हो एंड यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दैट इज पीपीएफ। पीपीएफ में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें टैक्स का बेनिफिट होता है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट कर सकते हो आप इसमें, एंड सूटेबल होता है फॉर द रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये है सबसे ज्यादा सूटेबल होता है, बिकॉज इसमें टैक्स बेनिफिट होते हैं। सेविंग थ्रू इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, फिफ्थ होता है कि आप सेविंग कर सकते हो थ्रू द इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में। ठीक है, एंड ये जो वैलिड होता है, ये लॉन्ग टर्म गोल को मीट करने के लिए ये अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बाद स्टेप्स टू स्टार्ट सेविंग, कैसे आप सेविंग को स्टार्ट कर सकते हो, बाय स्टेप। सबसे पहले एक क्लियर फाइनेंशियल गोल रखो कि आप जो सेविंग कर रहे हो वो किस रीजन से कर रहे हो। सबसे पहले गोल दिखेगा तभी आप उसको कर पाओगे। तो सबसे पहले गोल होना चाहिए कि आप जो फाइनेंशियल सेविंग करना चाह रहे हो वो किस रीजन से करना चाह रहे हो, रिटायरमेंट के लिए करना चाह रहे हो, एजुकेशन के लिए करना चाह रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले वो सेट करो। इसके बाद करो, अपनी इनकम को ट्रैक करो कि मेरी इनकम कितनी है मंथली, एक्सपेंस कितना है। ठीक है, सो ये सारी चीज ट्रैक करो। इसके बाद थर्ड है कि आप अपनी ऑटोमेट सेविंग्स कर दो। ठीक है, थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू बैंक अकाउंट्स, जो मैंने अपर अभी जो भी ऑप्शंस बताए इसके अकॉर्डिंग आप ना सेविंग्स ऑटोमेट कर दो कि मुझे मंथली इतना देना है, क्वार्टरली इतना मुझे सेव करना है, सो लाइक दिस। इसके बाद फोर्थ देखोगे तो इसमें आपको क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है सेविंग इनटू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ग्रोथ एंड सेफ्टी। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपको जिस भी ऑप्शन में इंटरेस्टेड हो देन एक चुनो, एंड इस पे रिकरिंग वे में उसमें इन्वेस्ट करते जाओ। नाउ सेकंड है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो क्या कहता है कि मनी अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। ये कह रहा है कि जो मनी आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है, जो आज की डेट में उसकी वर्थ है ना, उसकी वर्थ जो है वो आने वाली फ्यूचर डेट का, सपोज करो मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ आपकी, कि ये कहना चाह रहा है कि आज का जो 2 रुपए है वो कल के 2 रुपए से क्या होगा, कम होगा। राइट, आज के 2 रुपए से कल का जो 2 रुपए है, 2 रुपए होगा, उससे कम होगा। इट मीन्स कि अगर कोई सामान है वो आपका 2 रुपए में आज की डेट में आ रहा है, तो वो कल की डेट में नहीं आएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, काइंड ऑफ डिफरेंस आपका आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू में, वो जो डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है वही चीज आपको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि जो मनी आपके पास आज अवेलेबल है उसकी वैल्यू सेम अमाउंट जो है वो ज्यादा हो सकती है ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। राइट, की कॉन्सेप्ट्स इन टीवीएम, टीवीएम में की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू।
future value of a current asset at a specific date in the future based on an assumed rate of growth or interest. It reflects how much an investment made today will grow over time with compounding interest or returns. तो फ्यूचर वैल्यू क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एसेट है, ठीक है, आज के डेट में अगर आपके पास कोई एसेट है तो उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। आपके पास अगर आज कोई लैंड है तो उसकी 2 से 3 साल बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, यही फ्यूचर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर अ लमसम, लमसम की निकालनी है फॉर अ सिंगल इन्वेस्टमेंट नो एडिशनल कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। प्रैक्टिकल पार्ट में मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज टाइम इज वेरी लेस। सो और इसमें से आपको थ्योरी ही आएगी, प्रैक्टिकल का पार्ट इतना नहीं आएगा। दो ही चीजें हैं इसमें, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, जिसमें आपका थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का पार्ट बन सकता है इधर। बाकी आपका जो है वो मोस्टली थ्योरी ही आने वाला है इस पेपर में, राइट। सो बाकी मैंने इसमें दे दिया है आपको ना एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, लमसम के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा फ्यूचर वैल्यू में। एंड पीरियोडिक पेमेंट्स के लिए एन्युटी में फॉर रेगुलर कंट्रीब्यूशन और पेमेंट, अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन और पेमेंट करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा, राइट। If payment are made at the beginning of each period, annuity due multiply by the result. Present value. Present value क्या है कि करंट वैल्यू ऑफ लैंड, मतलब जो आपकी आपकी जो लैंड है ना उसकी करंट वैल्यू आज की डेट में क्या वैल्यू है, ठीक है, डिस्काउंटेड एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ लमसम कैसे निकालोगे, फॉर अ सिंगल फ्यूचर अमाउंट के लिए आप इस फॉर्मूला से निकालोगे। एंड अगर आपको वही चीज एंट्री पे रखनी है फॉर सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, तो वो चीज आप इससे निकाल सकते हो। एन्युटी क्या होती है, रेगुलर पेमेंट मेड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। तो रेगुलर पेमेंट जो आप करते हो विद इन ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, इट्स डिपेंड कि आप जो उसकी एन्युटी रखते हो कब रखते हो, 1 मंथ की रखते हो, क्वार्टरली रखते हो, ईयरली रखते हो, दैट्स डिपेंडेंट यू। सो दिस इज अ 2 टाइम्स ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, इसका मतलब क्या है, पेमेंट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। इसमें क्या होता है कि पेमेंट जो अकर करती है ना आपकी, वो महीने के आखिरी में, मतलब जो आपकी एन्युटी की जो एंड पीरियड है ना उसकी तब आएगी। एंड एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि जो बिगिनिंग पीरियड होता है जब एन्युटी आपका स्टार्ट होने वाला होता है, तब आपको यहाँ पे पेमेंट अकर हो जाती है। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है हमारे टीवीएम में। इसमें क्या होता है कि अर्निंग ऑन एन इन्वेस्टमेंट आर री इन्वेस्टेड टू जनरेट एडिशनल अर्निंग ओवर अ टाइम। तो बेसिकली जो भी आपकी सपोज 10 रुपीज की आपकी क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, एंड इससे आपको 2 रुपीज का क्या मिला, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला, ठीक है, 12 हो गया। तो आपने क्या करा, उसको निकाला नहीं 2 रुपए को, आपने उसी में क्या करा और ऐड होके उसको ओवर ऑफ द टाइम बढ़ते रहने दिया, तो इसको हम कंपाउंडिंग बोलेंगे। नाउ फोर्थ इज डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। जिसमें आप क्या करते हो, रिवर्स करते हो कंपाउंडिंग के प्रोसेस को, मतलब कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस किया ना उसको हम उल्टा करते हैं ताकि हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड कर सके। सपोज 10 रुपीज का आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया, 2 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो 2 माइनस करोगे, टोटल देखो 12 हो गया। 12 में से आप क्या करेंगे, जो हमें इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ टीवीएम, टीवीएम की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती है। सबसे पहले कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट कॉर्पस, जब आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को कैलकुलेट करना होता है वहां पे यूज होती है। डिटरमाइनिंग लोन ईएमआईज एंड रीपेमेंट स्केड्यूल, तो इन चीजों में काम आती है। इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन परचेजिंग पावर, ठीक है। सो ये एप्लीकेशन है ऑफ टीएमएल, टीवीएम। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन डिसिप्लिन। डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का,
तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या करता है, रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग मनी रिस्पॉन्सिबल बाय adhering to a budget, controlling expenses and prioritizing savings and investment। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है, प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं मनी को। ठीक है, मैनेज करते हैं मनी को इधर बाय बजटिंग, कंट्रोल करते हैं अपने एक्सपेंस को, प्रायोरिटाइज करते हैं हम सेविंग्स को, एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि कैसे आपको अपना पैसा यूज करना है। दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है, कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे उसको मैनेज कर रहे हो। सो दैट इज इट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, कि सबसे पहला है कि अवॉइड्स ओवर स्पेंडिंग एंड अननेसेसरी डेट। सो ओवर स्पेंडिंग से क्या करता है, इसको अवॉइड करता है। ओवर स्पेंडिंग, हम फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, एंड जो हम बेफिजूल के जो उधार ले लेते हैं ना, उसको दूर रखता है। सेकंड क्या करता है ये, इंश्योर करता है कि फंड्स जो हैं वो हमारे इमरजेंसी में काम आए और फ्यूचर गोल्स को हम मीट कर सकें। थर्ड, हेल्प करता है अचीव करने में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। ठीक है, जो भी आपने रिटायरमेंट प्लान्स बना रहे होंगे, बनाए होंगे, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आप चाह रहे हैं, वो उसको करने में हेल्प करता है। स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग स्पेंडिंग। तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं स्पेंडिंग को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम बजटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बजट क्या होता है, बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो क्या करता है, एलोकेट करता है आपके इनकम को टू डिफरेंट लेवल, एक्सपेंसेस में, सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो ओवरऑल एक बजट सुना है ना, कि ये हमारा बजट है, टोटल 2 लाख का बजट है। अब इसमें ही आपको डिसाइड करना है कि क्या क्या आपको करना है। सेम विद दैट, जो इनकम है आपकी 20 लैक्स, 20 लैक्स कह रही हूँ, 20,000 की अगर आपकी इनकम है, ठीक है, इसी में आपको अपने एक्सपेंस चलाने हैं, इसी में आपको सेविंग्स देखनी है, इसी में आपको ट्रांसपोर्टेशन देखना है, इसी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो लाइक दिस ओनली बजटिंग। स्टेप्स टू क्रिएट बजट, बजट कैसे बना सकते हो आप। सबसे पहले क्या करो, लिस्ट ऑल ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, जितनी भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसको लिखो, देखो कितनी है। फिर क्या करना है, ट्रैक करना है फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। जो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड जैसे रेंट हो गया, फूड राशनिंग हो गई, ये सब चीजें जो फिक्स्ड है, जो मतलब मंथली में होनी ही होगी। फिर है वेरिएबल, जैसे कि दिवाली हो गया, या फिर कोई फेस्टिवल्स हो गया, किसी का बर्थडे पार्टी हो गया, जो वेरिएबल है, जो हर महीने नहीं आता, बट मतलब किसी भी मंथ में जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस है, वेरिएबल है, वो ट्रैक करो, लिखो। इसके बाद क्या करना है, एलोकेट करना है हमें फंड को, सेविंग एंड डिस्क्रिमिनेशनरी स्पेंडिंग। सो हमें एलोकेट करना है अपने फंड फंड को, कि कितना हमें सेविंग्स में इन्वेस्ट करना है, सेविंग्स में रखना है, एंड कितना परसेंट हमें ये जो हमने एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई है उसमें करना है। आप क्या करना है, फॉलो करना है आपको रूल 50-30-20। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 50-30-20 रूल को फॉलो करना है, जिसमें आपको क्या करना है, 50% ऑफ इनकम जो है वो आपको नीड्स के लिए यूज करनी है। नीड्स मतलब जो जरूरत हो। ठीक है, जो जरूरत हो, जिसके बिना काम ना चले, उसको बोलते हैं नीड्स। ठीक है, वो 50% की इनकम आपको वहां यूज करनी है। 30% की इनकम आपको कहाँ यूज करनी है, वांट्स, इच्छाओं पे, जिसके बिना आपका काम चल सकता है, वो आप 30% पे रख सकते हो। दैट्स अप टू यू। एंड 20% रखना है हमें सेविंग में एंड डेट के रीपेमेंट में रखना है। अगर आपने कोई उधार लिया है तो उसके रीपेमेंट में, या फिर 20% आप करो सेव। सेकेंड, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये चीज कर सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको प्रिवेंट करना है एक्सपेंसेस को फ्रॉम इंक्रीजिंग एज इनकम ग्रोथ। आपको जब आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना, सो उसी हिसाब से आपको अपने खर्चे नहीं बढ़ाने हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, सो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, अपने इनकम को एंड अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करके चलना है। ठीक है, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग सरप्लस इनकम। तो फोकस कहाँ करना है आपको,
सेविंग्स पे फोकस करना है। जो भी आपका सरप्लस अमाउंट ऑफ इनकम आ रहा है ना, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको सेविंग्स में पुट ऑन करना है। जो आपने बजट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग चलिए। अगर आपको इंक्रीमेंट मिलता है तो वो इंक्रीमेंट क्या करें, आप सेविंग्स में पुट ऑन करें। थर्ड क्या करना है, ट्रैकिंग करनी है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है कि कितने आपके पास एक्सपेंसेस हैं। मोबाइल ऐप, स्प्रेडशीट, नोटबुक्स, इन सब चीज़ों का आप यूज करके यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। रिड्यूस करना है डेट को। डेट हमें कम से कम लेना है। लोन में कोई सामान, क्रेडिट में, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। अननेसेसरी बोरिंग नहीं करनी है। इमरजेंसी फंड क्रिएशन करना है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सेट असाइड एट लीस्ट 3 months वर्थ ऑफ लिविंग एक्सपेंस फॉर इमरजेंसी। सो अगर आपकी जैसे जॉब चली भी जाती है, ठीक है, तो उस केस में भी आप अपना 3 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा क्या करना है, आपको फंड क्रिएट रखना है। यूजिंग फाइनेंशियल टूल्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग एप्स हो गए, एक्सपेंसेस ट्रैकर हो गए, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर्स हो गए, ये आप यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि अवॉइड इम्पल्सिव परचेज बाय वेटिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेसेसिटी ऑफ एक्सपेंस। तो जो इम्पल्सिव परचेजेस कर रहे हो ना आप, उसको आप रोकना है। अवॉइड इम्पल्सिव परचेज नहीं करना, ओवर, कहते हैं ना कि बस खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, तो वो चीजें नहीं करनी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, केस स्टडी दी है, एप्लीकेशन ऑफ सेविंग, टीवीएम एंड स्पेंडिंग मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे एक सिनेरियो है जिसमें एक 25 years ओल्ड प्रोफेशनल है जो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है 50,000 पर मंथ एंड प्लान कर रहा है टू बाय अ हाउस ऑफ 50 lakhs इन 10 years। 10 years में वो क्या सोच रहा है, 50 लाख का घर खरीदेगा। एंड उसने क्या चाहता है वो, कि वो रिटायर करना चाहता है विद 2 करोड़ एट द एज ऑफ 60। मतलब 2 करोड़ हो उसके पास जब वो रिटायर करे एट द एज ऑफ 60, ठीक है। तो सिनेरियो को ओवरव्यू यहाँ पे दिया है, गोल दिए हैं इसके दो, मंथली इनकम दी है ये, इंडिविजुअल की एज दी है। नाउ एजम्पशंस दी हुई है यहाँ पे कि एनुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है इसका, ये 8% है, कंपाउंडेड है एनुअली, ठीक है। मतलब ये जो सेविंग करेगा ये उसमें से निकालेगा नहीं, वो चीज उसी के साथ जुड़ते जुड़ते बनेगी। इन्फ्लेशन रेट 6% पर ईयर है, ठीक है। करंट सेविंग यहाँ पे 0 दी गई है फॉर सिंपलिसिटी, अभी की डेट में, मतलब हम 0 के स्टेट से स्टार्ट करें। कैलकुलेट करोगे आप मंथली सेविंग की फॉर दी हाउस, गोल नंबर 1 है, उसके लिए आप मंथली सेविंग कितना रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, यहाँ इससे हमने कैलकुलेट करा है। पहले मंथली इंटरेस्ट रेट निकाल लो, ठीक है। मंथली इंटरेस्ट रेट गिवन है ना यहाँ पे, एनुअल इन्वेस्टमेंट रेट है, एनुअल मींस 12 months। सो 8 को डिवाइड कर दो 12 से, तो आपका ये मंथली इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, दैट कम्स। एंड फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, एन्युटी के बेस पे आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर्मूला को, ठीक है। फॉर्मूला लिखा, रीअरेंजिंग टू फाइंड पीएमटी, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पीएमटी की वैल्यू निकालनी है। पीएमटी मतलब, पीएमटी हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर दिस सेम, एंड कैलकुलेटर इज अलाउड, ठीक है। नाउ स्टेप 2 में आप क्या कर सकते हो, गोल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मंथली सेविंग निकाल सकते हो फॉर द रिटायरमेंट प्लान। अगेन फ्यूचर वैल्यू नीड दे रखा है 2 करोड़, टाइम पीरियड गिवन है, मंथली इंटरेस्ट रेट गिवन, फॉर्मूला निकालो, लगाओ, एंड पीएमटी आपकी इससे आ जाएगी। नाउ थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्पेंडिंग एंड बजट मैनेजमेंट करना है, कि इनकम को क्या करना है, एलोकेट करना है। मंथली इनकम 50,000 है, राइट। सेविंग फॉर द हाउस अकॉर्डिंग टू पीएमटी आ जाएगी आपकी, पीएमटी नंबर 1। एंड सेविंग फॉर द रिटायरमेंट आ जाएगी आपकी पीएमटी नंबर 2 से। नाउ जो रिमेनिंग फंड्स हैं, अगर आपके बच जाते हैं, कुछ पैसे बच जाते हैं, तो वो आप लिविंग एक्सपेंस के लिए एंड अदर जो आपकी एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल और फिक्स, दैट यू कैन सी, उसमें आप यूज करिए। बजट के सजेशंस क्या है यहाँ पे, कि वही 50 30 20 के रूल आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या है, एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन।
अगर इन्फ्लेशन होती है तो उसमें आप एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो कि हाउस प्राइस इन 10 ईयर्स। अगर आपका हाउस, जरूरी थोड़ी ना कि अगर जो हाउस आपको आज 5 लाख में मिल रहा है वो कल की डेट में भी 5 लाख का ही मिलेगा, नहीं ना, उसमें इन्फ्लेशन जुड़ेगा ना। सो दैट इज ओनली द थिंग कि 10 ईयर्स के बाद उसका हाउस का प्राइस क्या हो जाएगा, दैट इज 89 लाख 54,240। एंड सेम विद दी रिटायरमेंट के प्लान के साथ भी हो कि उसकी भी क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी ना। यहाँ पे स्टेप 5 में क्या है, रिव्यू एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। तो आपको क्या करना है, रिव्यू करना है प्रोग्रेस को कि कितना आप रेगुलरली क्या कर रहे हैं, अपडेट्स देखिए, रेगुलरली अपडेट देखिए, रिव्यू करिए इन्वेस्टमेंट को, कितना आपके अकाउंट में है, कितना नहीं है, कितना आप बचा पा रहे हैं। इमरजेंसी फंड देखिए कि इमरजेंसी फंड जो है वो इक्वल टू 6 मंथ एक्सपेंसेस टू अवॉइड डिलेइंग सेविंग पूल। डाइवर्सिफाई करिए इन्वेस्टमेंट को, यूज अ मिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एफडी एंड स्टॉक फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट सो दैट यू कैन परफॉर्म। नाउ यूनिट नंबर 2 का सिलेबस ये है, ठीक है। सो मेनली इसमें है बैंकिंग सेक्टर। सो बैंकिंग सेक्टर हमें पता है कि सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमें ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। एंड जैसे ही इसमें डिजिटलाइजेशन आया है बैंकिंग के सेक्टर में, सो इट हैज बूम्ड नाउ, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है हमें बैंकिंग यूज करने के लिए, फास्ट हो गया है, सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स मेथड्स हैं इसमें। तो बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो बैंक जो है वो वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें ऑफर करता है ताकि हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को, ठीक है, मीट कर पाए, इधर इन बिजनेस और इधर इन इंडिविजुअल लेवल। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, डिपॉजिट अकाउंट्स कर सकते हैं हम, अपने पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। बैंकिंग के प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पे, कि डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं सबसे पहले। तो इसमें आता है डिपो सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स में आप क्या कर सकते हो, क्या फैसिलिटीज देता है कि आप इसमें ना, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ये इंडिविजुअल्स के लिए है जिसमें आप मनी जो है वो सेव कर पाओगे एंड इंटरेस्ट अर्न कर पाओगे, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मेंशन मेंशन होता है। और इसमें फीचर प्रोवाइड किया जाता है आप में, जिसमें आपको डेबिट कार्ड मिलता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एटीएम कार्ड, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग मिल जाती है एंड चेक फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है सेविंग अकाउंट में। फिर आपको मिलता है सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है डिपॉजिट अकाउंट में, दैट इज करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट मेनली जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशनल के लिए होते हैं, फॉर दी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, दैट इज वाई। एंड इसमें कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, बट एक आपको फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स ना। इसके बाद आपको यहाँ पास आता है एफडी। सो एफडी में एक आप लमसम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाते हो फॉर अ फिक्स टेन्यूर विद अ हायर इंटरेस्ट रेट एंड पेनाल्टी एप्लीकेबल फॉर दी प्री मेच्योर विड्रॉल। अगर आप मेच्योरिटी से पहले उस अमाउंट को निकाल लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एक पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, सो आरडी में आप रेगुलरली मंथली डिपॉजिट करते हो फॉर द फिक्स्ड पीरियड, एंड ये आइडल होता है फॉर द डिसिप्लिन सेविंग्स के लिए। लोन प्रोडक्ट्स में आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, ठीक है। ये अनसिक्योर्ड लोन होता है फॉर दी पर्सनल नीड, लाइक मेडिकल इमरजेंसी और जो वेडिंग्स के लिए आप ले सकते हो पर्सनल लोन। होम लोन लेते हो जिसमें आपको, अगर आप कोई होम परचेज करवाना चाह रहे हो, वो करना चाह रहे हो और कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो तो होम लोन मिलता है। व्हीकल लोन में अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, उस चीज में लोन मिलता है। एंड एजुकेशन, अगर आप कोई एजुकेशन में लोन ले रहे हो, आप एमबीए करना चाह रहे हो बट आपके पास पैसे नहीं है, सो दैट विल बी कंसिडर एज अ एजुकेशन लोन। बिजनेस लोन, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एक्सपैंड करना है, इक्विपमेंट के लिए लेना है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस लोन। थर्ड है हमारा इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जिसमें आपकी म्यूचुअल फंड्स आता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आता है, इंश्योरेंस आता है। ये सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम डील कर सकते हैं। अदर सर्विसेज में देखोगे तो आपको लॉकर फैसिलिटीज मिलती हैं फॉर सेफ कैपिंग वैल्यू, फॉरेक्स सर्विसेज मिलती हैं फॉर द करेंसी एक्सचेंज की, एंड पेंशन अकाउंट्स होते हैं एनपीएस के अकॉर्डिंग, नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग, जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड होता है हमारा डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हैज रिवॉल्व
रिवॉल्यू रिवॉल्यूशन, हाउ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड, ऑफरिंग कन्वीनियंस एंड स्पीड while रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑफ कैश। तो डिजिटलाइजेशन ने हमारे जो कैश की जो क्वांटिटी है ना, जो हम इतना डिपेंडेंट हो गए थे कैश पे, उसको रिड्यूस कर दिया है। नाउ वी आर जस्ट शिफ्टिंग ऑन द डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, सबके पास यूपीआई है, सब यूपीआई लेके चलते हैं। ठीक है। सो डिजिटल पेमेंट्स के आने के बाद हमारी जो यूज करने के लिए फाइनेंशियल नीड्स जो है ना, वो हम बहुत ही इजीली मीट कर पा रहे हैं। ये डिजिटल पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे पेमेंट मेथड दिए हुए हैं, डिजिटल पेमेंट मेथड। इसमें सबसे पहले है एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, जो कि लिंक्ड होते हैं आपके सेविंग या फिर करंट अकाउंट से। इसमें आप क्या कर सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो, पीओएस ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एंड ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, जैसे कि रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड्स हो गए। फिर होता है हमारा क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड क्या करती है, ये फैसिलिटी करती है, अलाउ करती है यूजर को टू बोरो फंड्स। ठीक है, बोरो कर रहे हो फ्रेंड्स, फंड्स बोरो करना, और अपनी जो नीड्स है उसको मीट करना। ऑफर करता है बेनिफिट्स लाइक रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है क्रेडिट कार्ड्स, ताकि आप खर्चे करें। ठीक है, पॉइंट्स बनाएं। इसके बाद फिर आपको कैशबैक भी मिलता है, ईएमआई कन्वर्जन भी मिलता है, जैसे कि एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड होते हैं, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड होते हैं। नेट बैंकिंग की सर्विसेज मिलती है हमें। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स में नेट बैंकिंग की सर्विस मिलती है, कि ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपने अकाउंट को। कोई भी चीज देखनी हो, वो चीज आप देख सकते हो। फीचर देता है आपको फंड ट्रांसफर के, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, बिल पेमेंट कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट क्रिएशन, एफडी क्रिएट कर सकते हो बाय नेट बैंकिंग ओनली। इसके बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कर सकते हो, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इनेबल कर सकते हो, पी टू पी एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, सारी यूपीआई के थ्रू आप इसमें क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। फीचर क्या है, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, मतलब एक सिंगल क्लिक में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी पर्सन को, चाहे वो कहीं पे भी अवेलेबल हो। रिक्वायर क्या होता है, इसमें एक यूपी आईडी चाहिए आती है, या फिर क्यूआर कोड चाहिए होता है, जिससे आपकी क्या पेमेंट करनी होती है। ठीक है। तो नाउ फिफ्थ वन इज डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट क्या होता है, सो ये ना, जैसे आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल वॉलेट्स जो होते हैं, सेम डिजिटल वॉलेट्स होते हैं। जैसे कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो वर्चुअल मनी है वो आप क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, फॉर दी ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट्स। जैसे कि आपके पेटीएम वॉलेट्स बन गए, अमेजोन पे बन गया है, ठीक है, वो वॉलेट बन गया अमेजोन पे का, जो आप पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। यूज केसेस कैसे आ सकते हैं, कि मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग एंड शॉपिंग, इन सब चीजों के लिए डिजिटल वॉलेट यूज किए जा सकते हैं। थर्ड वन इज सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट पॉन्जी स्कीम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं, अभी बताएंगे डेफिनेशन के साथ। विद राइज इन डिजिटल ट्रांजेक्शन, अवेयरनेस एंड कॉशन आर क्रूशियल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फाइनेंशियल फ्रॉड। तो जैसे हमारा डिजिटल पेमेंट जो है वो इंक्रीज किया है, तो इसके साथ साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी भी स्टार्ट हो गई है, फ्रॉड्स बहुत होते हैं। ठीक है, इन काफी सारी सिचुएशन, फाइनेंशियल लॉस हमें एक झटके में मिल जाता है, कि भाई 2 लाख इज नाउ डेबिटेड। सो दिस इज अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम फॉर द डिजिटल पेमेंट्स। नाउ पॉन्जी स्कीम क्या होती है, डेफिनेशन देखो कि ये क्या होती है, एक फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं हाई रिटर्न्स का। ठीक है, कि हम आपको हाई रिटर्न देंगे लिट विद लिटिल और नो रिस्क, नो रिस्क के साथ, या फिर छोटे से रिस्क के साथ हम क्या कर रहे हैं, हाई रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मनी फ्रॉम अ न्यू इन्वेस्टर इज यूज टू पे अर्लियर इन्वेस्टर, मतलब कि जो आप नए इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो, उससे क्या कर रहे हो, पुराने इन्वेस्टर को पैसा पे कर रहे हो। ठीक है, इवेंचुअली क्या कर रहे हो, आप कोलैप्स कर रहे हो व्हेन फंड्स रन आउट, जब आपके पास फंड्स नहीं हो, तब क्या करोगे आप, वो जो नए इंसान से पैसे लिए हैं उसके पैसे कैसे
रिफंड करोगे। ठीक है, सो काइंड ऑफ दीज थिंग, इसको पॉन्जी स्कीम्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो अनरियलिस्टिक हाई रिटर्न्स होते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है अबाउट द इन्वेस्टमेंट, क्या कर रहा है पर्सन, क्या नहीं कर रहा, किस तरीके से उसके पैसे का यूज कर रहा है, कुछ नहीं पता। एग्रेसिव रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, एग्रेसिव रिक्रूटमेंट होती है यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर्स की। प्रिकॉशंस क्या है कि वेरीफाई इफ द स्कीम इज रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक सेबी। तो ऐसी स्कीम्स क्या रजिस्टर्ड हैं सेबी से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी। ठीक है। अवॉइड स्कीम ऑफरिंग रिटर्न्स दैट आर टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, तो हमें ऐसी वो स्कीम्स को अवॉइड करना चाहिए जो हमें सुनने में ही थोड़ा अटपटा सा लगे कि अगर हम 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 3 लाख का प्रॉफिट कैसे हो सकता है, सुनने में अटपटा लग रहा है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करें। रिसर्च करें कंपनीज के बैकग्राउंड के बारे में, ट्रैक करें उनका रिकॉर्ड कि क्या ग्रोथ है, कब कंपनी आई, कब नहीं आई। तो दीज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स मैटर। ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स होती हैं जो क्या करती हैं, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील करती हैं, जैसे कि बैंक डिटेल्स। विशिंग, विशिंग में क्या होता है, जो फ्रॉडलेंट होते हैं वो आपको फोन कॉल करते हैं, क्लेम करते हैं कि हम किसी बैंक से बात कर रहे हैं या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं, एंड वी वांट दिस डिटेल्स फ्रॉम योर एंड, एंड फिर वो अपना काम कर देते हैं। स्मिशिंग, स्मिशिंग क्या होती है कि फ्रॉडलेंट जो है वो एक एसएमएस करता है। ठीक है, क्या कर, और उसमें कहता है कि प्लीज क्लिक दिस लिंक। ठीक है, सो स्मिशिंग करता है। स्किमिंग, स्किमिंग क्या होता है, इलीगल कॉपिंग ऑफ कार्ड डिटेल्स थ्रू डिवाइसेस एट एटीएम और पॉस टर्मिनल्स। सो ये इलीगल वे से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं आपकी कार्ड की डिटेल्स को थ्रू डिवाइसेस एट एटीएम्स में या फिर पीओएस टर्मिनल्स में। तो वो चीज भी आपको अच्छे से ध्यान से यूज करनी पड़ती है, एटीएम कार्ड एंड ऑल। ransomware attack, malware encrypts user data until a ransom is paid। ठीक है, so this is also a kind of online fraud that they are doing। प्रिकॉशंस अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड, सो प्रिकॉशंस क्या रख सकते हो कि टू फैक्टर ऑथेंटिक फॉर ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, की मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिक आप उसमें पासवर्ड लगा के रखें। जब भी आप पेमेंट करें तो वो पूछे आपसे कि प्लीज 2 टाइम्स एटलीस्ट, तो मतलब रहे पेमेंट करने से पहले। अवॉइड क्लिकिंग ऑन अनसोलिकेटेड लिंक्स और शेयरिंग ओटीपी विद एनीवन, अवॉइड करें किसी भी लिंक को टच करने से और शेयर ओटीपी, मतलब किसी भी को भी अपने रैंडमली पर्सन को ओटीपी शेयर मत करिए। रेगुलरली क्या करिए, बैंक स्टेटमेंट्स देखिए, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस देखिए कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, क्या क्या नहीं हुई। ठीक है, यूज करना है आपको सिक्योर एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को फॉर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी पेमेंट ऐप यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, अपडेट करते रहना है। रेगुलेटरी मेजर्स, तो रेगुलेटरी मेजर्स कौन से होते हैं, आरबीआई, आरबीआई आपके रेगुलेट करता है डिजिटल ट्रांजैक्शन को एंड इंश्योर करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। सेकेंड, साइबर सिक्योरिटी जो है वो उन्होंने इनिशिएट लिया है इन सब चीजों पे एक्शन लेने पे, लाइक सीईआरटी इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम मॉनिटर करता है थ्रेट्स को एंड प्रोवाइड क्या करता है, सेफ्टी गाइडलाइंस को। केस स्टडीज देखोगे यहाँ पे तो केस स्टडीज मेंशन है, दैट इज ग्रोथ ऑफ यूपीआई इन इंडिया। ठीक है, कैसे ग्रोथ हुई। पॉन्जी स्कीम एग्जांपल के बारे में पढ़ सकते हो, शारदा स्कैम जो हुआ था यहाँ पे। ऑनलाइन फ्रॉड एग्जांपल में आप एटीएम स्किमिंग इंसिडेंट इन दिल्ली ये ले सकते हो, दैट इज मेंशन्ड। एंड सक्सेस स्टोरी ऑफ पेटीएम ये आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज द केस स्टडी। नाउ यूनिट नंबर 3, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, सिलेबस इज गिवन। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या करता है, इन्वॉल्व करता है सेलेक्टिव अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजीज जिससे आप अचीव कर पाते हैं फाइनेंशियल गोल को वाइल बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है एवेन्यूज,
ठीक है, फॉर दी वेल्थ क्रिएशन, income generation, and achieving financial security. Different investment options cater to diverse risk appetites, time horizon, and financial goals. तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट रिस्क प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम होरिजन के होते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। ठीक है, सो दैट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कितने टाइप्स की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? सबसे पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी एफडी, आरडी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो हमने ऊपर पढ़े थे, दैट इज द ऑप्शन। ना, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसमें आपके स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेड फंड, ईटीएफ, ये सारी चीजें आती हैं, दैट यू कैन रीड। ठीक है, एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये सब चीजें आती है, ये चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं आपको, यू जस्ट नीड वन रीडिंग। रियल स्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, रेजिडेंशियल में हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हो, वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। रेंटल इनकम आप वहां से अर्न कर सकते हो, कैपिटल के एप्रिसिएशन पे अर्न कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड एंड रिक्वायर सब्सटेंशियल कैपिटल, ठीक है, लिक्विड तो होता ही है, बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए होता है। कॉमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड में, सिल्वर में, ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड इज अ पॉपुलर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं आपके पास, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी हो गई, आर्ट हो गए, या फिर कलेक्टिबल्स हो गए। हाई रिस्क होता है इनमें, हाई रिवॉर्ड भी होते हैं, एंड सुटेबल है फॉर दी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आपके डेट इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, जी सेक्स, जिसमें क्या होता है, रिस्क फ्री बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट, रिस्क फ्री बॉन्ड करती है इशूड बाय द गवर्नमेंट, एंड इसमें इंक्लूड होते हैं ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स एंड दिस टाइप ऑफ थिंग, जहाँ पे आप इनको ले सकते हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, ये इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड इनकम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है, एंड इसका टेन्योर क्या है, 5 इयर्स का है। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, ऑफर्ड बाय द कंपनीज विद हायर रिटर्न देन द बैंक एफडी, बट इन्वॉल्व क्रेडिट रिस्क। ठीक है, कॉर्पोरेट की एफडी करवा सकते हो। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, ईएलएसएस है। म्यूचुअल फंड में आप ऑफर कर सकते हो टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 18C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अगर आपने कोई सेविंग कर रखी है म्यूचुअल फंड्स में, जो आपको मंथली पे करना पड़ रहा है, सो दैट यू कैन शो इन योर इनकम टैक्स की भाई मैं यहाँ पे भी पे कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज आप वहां पे भी टैक्स पे कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में भी एक टैक्स पे कर रहे हो, दैट यू कैन शो। सुकन्या समृद्धि योजना, SSY, अ गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम फॉर द गर्ल चिल्ड्रन, ऑफर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड द टैक्स बेनिफिट। सो इसमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। पेंशन प्लान है, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है विद मार्केट लिंक रिटर्न्स, प्रोवाइड करता है टैक्स बेनिफिट को, एंड स्टडी पोस्ट रिटायरमेंट इनकम भी प्रोवाइड करता है। सेकेंड है आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग। तो इंश्योरेंस प्लानिंग क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को। ठीक है, तो कोई भी अनसर्टेनिटीज हो गई, कोई भी रिस्क हो गया, उसको कवर करने में हमें हेल्प करता है इंश्योरेंस। ठीक है, इट इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर इंडिविजुअल एंड देयर फैमिलीज ड्यूरिंग अनफोर्सीन इवेंट्स। ठीक है, कोई भी आपदा आ गई, तो उस चीज को क्योर करने में इंश्योरेंस हमें हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ इनसिक्योर में आपके लाइफ इंश्योरेंस आते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस है, जो करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू दी फैमिली इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स डिमाइस। ठीक है, कुछ भी अगर हो जाता है पॉलिसी होल्डर को, तो वो फैमिली को सपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, टर्म इंश्योरेंस है सबसे पहले, जिसमें प्योर रिस्क कवरेज मिलती है, ऑफर हाई सम एश्योर्ड एट अ लो प्रीमियम्स, नो मेच्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं टीम इंश्योरेंस में। ठीक है, एंड एंडोवेंट प्लान्स होते हैं इसमें, जो ये करता है कंबाइन करता है इंश्योरेंस को विद सेविंग, ऑफर्स मेच्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक है, कंबाइन होता है इंश्योरेंस को सेविंग के साथ, ऑफर करता है मेच्योरिटी बेनिफिट्स।
यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ULIPS। तो ये कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट का एंड इंश्योरेंस का। ठीक है। प्रीमियम्स आर डिवाइडेड इनटू लाइफ कवरेज एंड मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में आपके जो प्रीमियम्स है डिवाइड होते हैं, लाइफ कवरेज में भी और मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में भी। एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। तो होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको कवरेज मिलती है पॉलिसी होल्डर को एंटायर लाइफ टाइम के लिए उसको कवरेज मिलती है पॉलिसी होल्डर को। इंक्लूड करता है मेच्योरिटी बेनिफिट को इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स द टर्म। मनी बैक पॉलिसी होती है जो ऑफर करता है पीरियोडिक पे आउट्स ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स। की फैक्टर इन लाइफ इंश्योरिंग प्लानिंग। क्या की फैक्टर्स है? सबसे पहले कवरेज अमाउंट जो है शुड बी 10-15 टाइम्स एनुअल इनकम। पॉलिसी टेन्योर क्या होता है? कवर्स करता है क्रिटिकल माइलस्टोन लाइक रिटायरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन। नॉन लाइफ इंश्योरेंस होती है आपकी, एक लाइफ इंश्योरेंस हो गई, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो गई। जो क्या करता है? कवर करता है रिस्क को अदर देन दी लाइफ, लाइक जैसे कि हेल्थ में, प्रॉपर्टी में, लाइबिलिटीज में। ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आता है आपका इसमें सबसे पहले। कवर करता है मेडिकल एक्सपेंस, हॉस्पिटलाइजेशन, क्रिटिकल इलनेस हो गई, आयुष्मान भारत और मेडिक्लेम पॉलिसीज, ये सारे एग्जांपल्स है हेल्थ इंश्योरेंस के। मोटर इंश्योरेंस में क्या होता है? मैंडेटरी होता है इंश्योरेंस फॉर दी व्हीकल्स। कवर करता है डैमेजेस को टू दी व्हीकल एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है जिसमें क्या करते हैं हम, होम्स या फिर बिजनेस अगेंस्ट फायर, थेफ्ट हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, तो ये सारी चीज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर आती है। ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या करते हैं? कवर करता है ट्रैवल रिलेटेड रिस्क लाइक फ्लाइट की कैंसिल हो जाना, लॉस ऑफ बैगेज या फिर मेडिकल इमरजेंसीज। तो ये सारी चीजें आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर आती है। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स इन इंडिया क्या क्या है? आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है। सो ये हेल्थ इंश्योरेंस में आता है। प्रोवाइडिंग अप टू 5 लाख तक कवरेज आपको फैमिली का एनुअली मिल सकता है। टारगेट्स जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं जो वर्कर्स अर्निंग बिलो अ सर्टेन लिमिट का उनको मिलता है एंड ऑफर करता है मेडिकल केयर, डिसेबिलिटी एंड मेटर्निटी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है। तो इसके अंदर आपको एम एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं उसको ये चीज का बेनिफिट मिलता है। प्रोवाइड करता है कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन सी। पर्पस क्या है? इंश्योरेंस जो है वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है अगेंस्ट द रिस्क लाइक डेथ, इलनेस, प्रॉपर्टी डैमेज। एंड जो इन्वेस्टमेंट होती है ये फोकस करता है वेल्थ को ग्रो करने में, अचीव करने में फाइनेंशियल गोल्स को ओवर द टाइम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? रिस्क को मैनेज करना, इंश्योरेंस का रिस्क को मैनेज करना एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन करना फॉर द अनसर्टेन इवेंट्स। इन्वेस्टमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ क्रिएट करना, कैपिटल को अप्रिशिएट करना और इनकम जनरेट करना। नेचर देखोगे तो इंश्योरेंस का होता है कि सेफ्टी नेट, कवर फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स। ठीक है। सेफ्टी प्रोवाइड करना एक काइंड ऑफ। एंड इन्वेस्टमेंट का कि ग्रोथ ओरिएंटेड टूल होता है जो कैरी करता है वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क। एग्जाम्पल देखोगे तो लाइफ इंश्योरेंस हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ये सब चीजें। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ये सब एग्जांपल्स हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट। रिटर्न्स कितना मिलता है? यूजुअली इंश्योरेंस में आपको नो और मिनिमम रिटर्न्स मिलते हैं अनलेस कंबाइंड विद इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करते हैं? रिटर्न प्रोवाइड होता है। ठीक है। ऑन द टाइप ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। रिस्क मिनिमल टू नो रिस्क, आपका यहाँ पे इंश्योरेंस में कोई भी रिस्क नहीं होता है। वाइल आपका यहाँ पे जो रिस्क होता है ना वो होता है वेरी करता है आपका फ्रॉम लो टू हाई। यहाँ पे रिस्क टाइम्स आ गया है तो एक चीज आप इग्नोर करिए। लिक्विडिटी देखोगे तो यहाँ पे लिमिटेड होती है। पे तभी होती है जब आप उसको क्लेम करते हो और मेच्योरिटी पे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा लिक्विड होती है एंड कैन बी सोल्ड और रिडीम बेस्ड ऑन दी मार्केट टर्म्स में आप इसको कर सकते हो।
टाइम हॉरिजन देखोगे तो इंश्योरेंस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और शॉर्ट टर्म के लिए है फॉर दी हेल्थ, व्हीकल और व्हीकल इंश्योरेंस के लिए। एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो कैन बी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग ऑन द गोल। टैक्स बेनिफिट जो है वो अंडर 18C और 18Ds के अंदर आपको मिलता है। एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपको सर्टेन इन्वेस्टमेंट में जो है वो क्वालिटी फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर 18C के अकॉर्डिंग मिलता है। प्रीमियम vs कंट्रीब्यूशन, सो रेगुलर प्रीमियम्स आर पेड फॉर कवरेज। यहाँ पे रेगुलर और लमसम कंट्रीब्यूशन आर मेड टू ग्रो वेल्थ। कवरेज देखोगे तो ये स्पेसिफिक रिस्क के लिए है। एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो फोकस्ड करता है फाइनेंशियल ग्रोथ एंड रिटर्न पे। एक ही चीजें हैं, बट ये चीजें हैं कि शब्द अलग अलग हैं, बट हमारा मेन कन्वे करने का जो कंटेक्स्ट है वो सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीजें क्या ही हैं, आप खुद ही बना के लिख सकते हो ना। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंटीग्रेशन, सो दैट इज नथिंग। यूपीआई ऑफर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो यूलिप्स जो है वो ऑफर करता है, इन्वेस्टमेंट भी ऑफर करता है और इंश्योरेंस भी ऑफर करता है, इंटीग्रेशन है दोनों का। रिटायरमेंट प्लान जो है वो प्रोवाइड करता है लाइफ कवरेज को, एंड एन्युटी बेनिफिट्स भी देता है। ठीक है, फोर्थ है आपका यूनिट 4, दैट इज पर्सनल टैक्स। तो टैक्सेशन क्या है? एक एसेंशियल एक्सपेक्ट है जिसमें पर्सनल फाइनेंस जो है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है इंडिविजुअल की डिस्पोजल इनकम का, इनकम पे एंड फाइनेंशियल प्लानिंग पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया और पर्सनल टैक्सेशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर जो इन इंडिया में चलता है पर्सनल टैक्सेशन पे। सो द टैक्स सिस्टम इन इंडिया ऑपरेट्स अंडर अ फ्रेमवर्क गवर्न बाय द Income Tax Act, that is 1961, managed by the Central Board of Direct Tax (CBDT). Taxes are levied on the income earned by individual, Hindu undivided families, firms, companies and others। ठीक है, सो बेसिकली जो टैक्स है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाता है बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इसको मैनेज कौन करता है? CBDT। ठीक है, एंड टैक्सेस हमें कहाँ कहाँ से रिसीव होते हैं? इंडिविजुअल से, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, फर्म से, किसी कंपनी से, या फिर अदर्स से। इनकम टैक्स स्लैब्स फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या टैक्स स्लैब्स पे करेगा? फॉर इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स, ठीक है, अंडर द ओल्ड रिजाइन विद डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन अप टू 2.5 लाख। अगर आपकी 2.5 लाख से कम है इनकम तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। लेकिन 2.5 लाख से अगर आपकी, मतलब 2.5 लाख 1 रुपया से लेके 5 लाख है तो आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी डायरेक्ट इनकम पे। फिर अगर 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक है तो आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड अगर 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। राइट नाउ, अंडर द न्यू रिजाइन जो रिवाइज्ड है और सिंपलियर है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टैक्स पे करना है? तो जो 3 लाख तक कमा रहे हैं उनको कोई भी टैक्स जो है पे नहीं करना है। लेकिन जो 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख तक कमा रहे हैं उसको 5% पे करना है। 6 लाख से लेके 9 लाख तक जो कमा रहे हैं उनको 10% पे करना है। 9 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख तक जो कमा रहे हैं उनको 15% बियर करना है, मतलब देना है टैक्स। एंड 12 लाख 1 रुपए से लेके 15 लाख तक जो कमा रहे हैं उनको 20% पे करना है। एंड जो 15 लाख से ऊपर पे कर रहे हैं उनको 30 लाख और 30% पे करना है। ठीक है, ये न्यू रिजाइन के अकॉर्डिंग है ना। फॉर दी सीनियर सिटीजन्स जो 60 से लेके 80 ईयर्स तक है उनको क्या करना पड़ना है? बेसिक एक्सेप्शन लिमिट 3 लाख ओल्ड रिजाइन के अकॉर्डिंग बेसिक एग्जेम्पशन मिली है 3 लाख तक की ओल्ड पे। एंड फॉर दी सुपर सिटीजन जो 80 साल से ऊपर है इनको भी एग्जेम्पशन मिली है 5 लाख तक ओल्ड रिजाइन के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखोगे तो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपकी इनकम पे लगता है डायरेक्टली। अगर आप 20 LPA पे हो, 20 लाख पर एनम की इनकम पे हो,
ठीक है। तो आपकी डायरेक्ट जो इनकम से जा रहा है, मतलब 20 लाख पे अगर 20% कट रहा है, ठीक है, तो वो आपके डायरेक्ट टैक्स हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हो ना, उस पे जो टैक्स लगता है, जीएसटी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी के फॉर्म में जो पे करते हो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो इनकम टैक्स के फॉर्म में पे करते हो दैट इज डायरेक्ट। एक्सपेक्ट्स ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग, क्या एक्सपेक्ट होते हैं फॉर द पर्सनल टैक्स प्लानिंग? सो टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग वन फाइनेंसेस टू मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग्स while ensuring compliance with the law. It's a legitimate method for reducing tax liabilities. So टैक्स हम कैसे बचा सकते हैं? और ऐसा भी नहीं है कि इलीगल वे से आप टैक्स बचा रहे हो, नो। बाय कंसिडरिंग द लॉ यू आर सेविंग योर टैक्स। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव पहले देखो टैक्स प्लानिंग के होते क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करता है ये टैक्स प्लानिंग। इंश्योर करता है एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। चैनलाइज करता है सेविंग्स। सेविंग्स आपकी सबसे ज्यादा होंगी, टैक्स अगर आपको पे नहीं करना, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा कर पाओगे। स्टेप्स इन टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग में क्या स्टेप्स है? सबसे पहले क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है इनकम के सोर्सेज को। इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। तो इनकम जो है वो 5 हेड्स में क्लासिफाई करी है गई है, दैट इज सैलरीज, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ इज कैपिटल गेन्स, फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारी चेक करके आपके पास जो भी इनकम्स आ रही है प्लस करिए एंड अकॉर्डिंगली देखिए। ठीक है, तो सब इसके बाद हमें ये करना है, चूज करना है टैक्स रिजाइम। टैक्स रिजाइम को चूज करना है। ऑप्ट फॉर द ओल्ड और न्यू रिजाइम बेस्ड ऑन इनकम एंड एलिजिबिलिटी डिडक्शन एग्जाम्पशन। सो बेस्ड ऑन दिस अपर रिजाइम, किस रिजाइम के अंडर आप एलिजिबल हैं एज पर दी एग्जाम्पशन एंड ऑल, यूटिलाइज करना है डिडक्शन को एंड एग्जाम्पशन को। मेक करना है, क्या करना है, प्रोविजंस बनाने हैं अंडर दी सेक्शन 18C 18D 18G के अकॉर्डिंग, कि प्रोविजंस को आप यूज कर सकते हो। इन्वेस्ट कर सकते हो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, टैक्स सेविंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ELSS, PAPF, NPS, फिक्स डिपॉजिट, से ज्यादा सेविंग्स करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस करो ताकि आप वहां शो कर सको। ठीक है, प्रॉपर्टीज ले लो, एसेट्स ले लो। तो इन सब चीजों से आप, मतलब काइंड ऑफ आपका यहाँ पे भी एक्सपेंस ही हो रहा है, बट द थिंग इज कि यू आर बाइंग एन एसेट बट पेइंग द डेट, दैट रिकवर्स योर टैक्स। प्लान्स फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स, अलाइन करता है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को विद द रिटायरमेंट, एजुकेशन और वेल्थ बिल्डिंग गोल्स। एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन फॉर इंडिविजुअल, एग्जेम्पशन क्या होता है? एग्जेम्पशन रिड्यूस टैक्सेबल इनकम एंड आर स्पेसिफाइड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम। एग्जेम्पशन क्या करता है, रिड्यूस कर देता है टैक्सेबल इनकम को। ठीक है, जो आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ रहा है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या समझा आप? जो मुझे 20% का मुझे टैक्स पे करना है ना, उसी को हम टैक्सेबल इनकम कह रहे हैं। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA पार्ट ऑफ द सैलरी कॉम्पोनेंट है। एग्जेम्पशन डिपेंड ऑन द रेंट पेड, बेसिक सैलरी एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको एग्जेम्पशन मिल सकती है। लीव ट्रैवल अलाउंसेस कवर करता है ट्रैवल एक्सपेंसेस को फॉर द वोकेशंस विद इन इंडिया। एग्रीकल्चर जो इनकम आती है आपकी, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अंडर द सेक्शन 10(1). ठीक है, एग्जेम्पशन मिली हुई है इसको। ठीक है, मतलब ये टैक्स में काउंट नहीं होगी। ग्रेचुटी जो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड अप टू अ सर्टेन लिमिट्स फॉर प्राइवेट एम्प्लॉइज। सो ये मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एंड अप टू अ सर्टेन लिमिट प्राइवेट एम्प्लॉइज को भी ग्रेचुटी मिलती है। ग्रेचुटी का मतलब होता है जब किसी एम्प्लॉय को ज्यादा टाइम हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो कंपनीज हैं वो उसको पे करती हैं। ठीक है, फॉर हिज सर्विसेज। डिडक्शन, डिडक्शन आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम टू कंप्यूटेबल टैक्सेस इनकम। तो डिडक्शन जो है वो क्या मतलब है, सब्ट्रैक्ट करता है ग्रॉस टोटल इनकम को टू दी टैक्सेबल इनकम। सेक्शन 18C के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.5 लाख है। PPF, ELS, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट, NSP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सब में। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्रिमिनल।
सेक्शन 18D के अकॉर्डिंग डिडक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ एंड फैमिली के लिए 25,000 एंड सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 18E के अकॉर्डिंग डिडक्शन है फॉर द इंटरेस्ट पेड ऑन द एजुकेशनल लोन पे। सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग डिडक्शन है इंटरेस्ट पेड पे फॉर द हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 लाख पे। एंड सेक्शन 18G के अकॉर्डिंग डिडक्शन है डोनेशन पे या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे कर रहे हो तो आपका वो चीज डिडक्ट हो जाती है आपकी टैक्सेबल अमाउंट पे। ठीक है, तो आपका टैक्स कम हो रहा है यहाँ से। 18 सेक्शन 18 TTA और TTB के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंटेबल अप टू 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ सीनियर सिटीजन अप टू 50,000 तक इसको कर सकते हो डिडक्ट। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स, कैसे अपने इनकम टैक्स को ई फाइल कर सकते हो। सो ई फाइलिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट और ऑथराइज प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, ई आप जो पे करते हो वो ऑनलाइन वे से, डिजिटल वे से ही गवर्नमेंट को पे करते हो। सो वही चीज है ITR फिल करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं जब आप टैक्स पे करते हो। स्टेप्स टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, कैसे आप ITR को फाइल कर सकते हो। कलेक्ट करो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो। सैलरीड इंडिविजुअल, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ फ्रॉम 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चूज करो राइट ITR को, ITR नंबर 1, ITR नंबर 2, ITR नंबर 3, अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको चूज करो। देन इसके बाद लॉग इन करो ई फाइलिंग पोर्टल में, दैट इज वेबसाइट आपको गिवन है www.incometax.gov.in। प्री फिल करो डिटेल्स को, जितनी भी डिटेल्स है सब ऑटो फिल करो। इनकम टैक्स पे डिडक्शन सब कुछ एंटर करो डिटेल को, इनकम डिडक्शन जो भी है आपको करवाना है दैट इज। वेरीफाई करो टैक्स लाइबिलिटीज को, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्सेबल रिफंडेबल, पे करो टैक्स को, यूज चालान ITNS 280 टू पे एडिशनल टैक्सेस, सबमिट करो एंड वेरीफाई करो एट द एंड। एंड बेनिफिट्स ऑफ ई फाइलिंग, ई फाइलिंग के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले फास्टर प्रोसेसिंग है ऑफ रिफंड्स। ठीक है, जो भी रिफंड्स मिलने होंगे उससे मिल जाएंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली है एंड कन्वीनियंट है। ट्रांसपेरेंसी हो पाती है टैक्स कैलकुलेशन में आपकी। ठीक है, सो की टेक अवेज दिए हुए हैं यहाँ पर। टैक्स प्लानिंग क्या करता है? इंश्योर करता है ऑप्टिमल सेविंग की वाइल कंप्लाइंग विद टैक्स लॉस के साथ। यूटिलाइज करता है एग्जेम्पशन को एंड डिडक्शन को टू मैक्सिमाइज द टैक्स बेनिफिशियन। ई फिलिंग जो है वो सिंप्लीफाई करता है टैक्स रिटर्न प्रोसेस को एंड एक्सेसिबल बनाता है फॉर द एफिशिएंट फॉर ऑल टैक्स पेयर्स। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा हमने फाइनेंशियल लिटरेसी का वन शॉट देखा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।